तो हेलो 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 आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी। आज का लेक्चर अगर मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल लेक्चर रहने वाला है। आपको भी पता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे टफ एरिया है। बिकॉज इसका कंटेंट, सिंप्लीफाइड कंटेंट नहीं मिलता है कहीं आसानी से। कोई चैनल जल्दी वीडियो बनाता नहीं है इस पे, बिकॉज यहाँ लगती है मेहनत। आपको है कंटेंट, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे, और आपको एमसीक्यूज बनाने हैं तो उसको आपको डाइव डीप करना पड़ेगा। ठीक है, खैर उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे से हमने क्या करे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज ही बनाने पे आओ तो फिर तो 250-300 बन सकते हैं, वो नहीं 14-15 ऐसे जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोबेबल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एरिया, जीडीपी का क्या एस्टिमेशन है, कोई सेक्टर बूम कर रहा है तो उसका क्या है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म जो वहां पे आया है इकोनॉमिक सर्वे में, वो ऐसे 13-14 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, टॉपिक निकाले हैं, जहां पे हम आपको डेटा के साथ सब कुछ देने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। हालांकि पहले बता दूं, रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया, फॉरेन ट्रैवलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, रिवर्स ऑफ इंडिया थ्रू मैप्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, सब करा दिया है आपको एकदम। और अभी रिसेंटली संडे को लाइव जाके मैंने क्या कराया है, आपको कराया है पॉलिटी के लास्ट 11 ईयर के पीवाईक्यूज, धमाकेदार तरीके से 2 सेशन। ठीक है, ओके। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है यूपीएससी में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन कहां से बन सकता है, वही वीडियो लाइव है। ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी फंसता है, ये टफ एरिया में आता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको टारगेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स के बारे में पूछ रहा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट एज। अब देखो FY25, पहले एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं आपसे। FY25 अगर लिख रहा हूं मैं तो उसका मतलब क्या है कि 31 अप्रैल, माफ करना, तो 31 मार्च 2024 से लेकर 1 अप्रैल उल्टा लिख गया, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 की बात हो रही है। ये बात याद रखिएगा। FY25 का मतलब, FY26 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 की। ठीक है, ये क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। और एक और बात, इकोनॉमिक सर्वे आता है जनवरी में, है ना। मान लो जनवरी 2025 में आया, ये जनवरी 2025 में ही आया था। ठीक है, तो यहां जो डेटा होता है ये अप्रैल टू दिसंबर होता है। तो आपको ज्यादातर डेटा जो है वो इसी टाइम पीरियड का 9 मंथ्स का देखने को मिलेगा, या फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 देखने को मिलेगा। समझ गए आप, इस कंफ्यूजन को पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बात, चलिए। तो क्वेश्चन है एक्सपोर्ट ट्रेंड्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY25, देखो वही आई ना बात, India's overall exports registered a 6-year year-on-year growth. Okay, India ranks as the world's second largest exporter of telecommunications, computer, information services. ठीक है, नॉट मच कॉन्सेप्चुअल, सीधी सीधी बात है ना। कोई इसमें सी आंसर होगा, इसका क्यों होगा, इंफॉर्मेशन क्या है ये देख लो। देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से इंडिया ने 6 ईयर ऑन ग्रोथ इंक्रीज करा है इन टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY25। ठीक है, 9 मंथ्स का डेटा है। ठीक, ओके, ड्रिवन बाय बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विस सेक्टर। ओके, क्लियर, ये भी याद रखिएगा। अगर यूपीएससी देता है ड्रिवन बाय मर्चेंडाइज सेक्टर ओनली तो गलत हो जाएगा। ठीक है, India ranks as the second largest exporter of telecommunications, computers and information services in the world. क्लियर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाता है सी। पीडीएफ मिलेगी थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। कोई भी मेंटरशिप की जरूरत हो, कोई भी डाउट हो, हमारा पर्सनल नंबर, हमारे चैनल का सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओनली मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। Which of the following statements about India's agriculture performance in FY25 is or are correct? Okay, the agriculture sector recorded growth in the first half of FY25। एक तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, पहला पार्ट। दूसरा,
एडेड बाय इम्प्रूव्ड खारिफ आउटपुट एंड सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए क्या इंडिया ने रिकॉर्ड करी भी है ग्रोथ, कहीं डाउनफॉल तो नहीं हो गया, और दूसरा यही पता होना चाहिए कि अगर ग्रोथ रिकॉर्ड करी है तो क्या वो खारिफ आउटपुट की वजह से हुई है, कहीं राबी आउटपुट की वजह से तो नहीं हुई है, यही पता होना चाहिए। ओके ठीक है। द एस्टिमेटेड खारिफ फूड गेन प्रोडक्शन फॉर 2024-25 इज नियरली 20% हायर देन द 5 ईयर एवरेज। जो लास्ट 5 साल का एवरेज है उससे इस साल का FY25 का जो आउटपुट है वो 20% हायर एस्टिमेशन है। ओके ओके, तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है बेटा ए ओनली, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका वो गलत है। क्यों? बिकॉज देर इज नॉट 20%, देर इज 8.2% राइज ओवर द 5 ईयर एवरेज। ओके क्लियर है? बाकी डेटा आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना? इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ है विद ए नोटेबल ग्रोथ ऑफ 3.5% इन द सेकेंड क्वार्टर। ठीक है ठीक है। प्रोडक्शन भाई किसकी वजह से? इंप्रूव्ड खारिफ प्रोडक्शन एंड एडिकेट वाटर सप्लाई, तो मतलब दोनों पार्ट जो है वो ठीक है। ओके क्लियर। चलिए ऑप्शन हो जाता है ए, बिकॉज 1 ओनली इज करेक्ट। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 अकॉर्डिंग टू द अर्ली एस्टिमेट्स। हाँ, जीडीपी एस्टिमेट्स पूछता है ना? ओके, और इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा सोर्स कोई है नहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। According to the early estimates of national accounts, India's real GDP growth for FY25 is estimated to be 6.4%. एस्टिमेशन ही है बिकॉज 9 मंथ्स हुए हैं, अभी एस्टिमेशन डेटा ही है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये पूरी इकोनॉमिक सर्वे की ही लैंग्वेज है, इस बात को याद रखना। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वॉज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 25, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। देखो रॉन्ग, ये ठीक है बट दिस इज रॉन्ग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, येट अगेन सर्विस सेक्टर, येट अगेन सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द प्रॉब्लम फॉर इंडिया, है ना? अब सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में अभी भी। ओके, तो द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ओके ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये तो ठीक है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना? दिस ग्रोथ हैज बीन सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। ठीक है ओके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिड नॉट सर्व एज द प्राइमरी ड्राइवर, इंस्टेड इट फेस्ड प्रेशर्स ड्यू टू वीक ग्लोबल डिमांड एंड डोमेस्टिक सीजनल कंडीशंस। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली, देखो कमेंट कर दिया करो, आप लोग कमेंट करते हो तो हमें मालूम रहता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा आपका अप्रोच था, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। कमेंट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। कोई भी आप डाउट है किसी और चीज से रिलेटेड है वो ही पूछ सकते हो, बट इंटरेक्शन करा करो, है ना? इंटरेक्शन करा करो, हमें अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगता है। रिटेल इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन के बारे में। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द सीपीआई वाज लोअर ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2024 कंपेयर टू सेम पीरियड इन FY24। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो FY25 के 9 मंथ्स हैं इनको कंपेयर कर रहा है FY24 के 9 मंथ्स में। ठीक है ओके। जैसे इन्फ्लेशन मेजर होता है, जब रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज में मैं इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था, इन्फ्लेशन के एमसीक्यूज करा रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट समझाया था। ओके ठीक है, इकोनॉमिक एमसीक्यूज करने तो आप जगह कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट 4-5 चैप्टर्स मैंने कवर करा दिए जहां से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अभी जो ये वाला FY25 के 9 मंथ्स हैं इसमें लोअर रहा है जब हम कंपेयर करते हैं FY24 में। देखेंगे फूड इन्फ्लेशन के लिए क्या बोल रहा है, ये है अप्रैल दिसंबर में ज्यादा रहा है अगर हम FY24 के सेम पीरियड से देखें। आंसर क्या होता है बेटा? आंसर होता है सी। ठीक है, दोनों ही सही हैं। क्यों? बिकॉज डिक्लाइन करा है। क्या बोला इसने यही तो बोला है कि इस बार FY2025 कि जो 9 महीने हैं उनमें इन्फ्लेशन कम था, अगर FY24 के देखो। बिल्कुल ठीक है। ठीक, पहले था 5.4%, अब 4.9% देखा गया है इस टाइम पीरियड में, दोनों साल के। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2, फूड इन्फ्लेशन FY24 में 7.5% देखा गया था 9 मंथ्स में, और अब की 8.4% देखा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारा आपके पास याद करने के अलावा कोई चांस नहीं है ना? और ये बोरिंग होता है, अंडरस्टैंड, बट ये आपका एज है, इसको कर लो, एज ले लो, तभी आप यूपीएससी प्रीलिम्स में अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में पा सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे इट्स कॉम्पिटिशन। सामने वाले ने क्या नहीं करा और आपने एज ले लिया, उसमें यही सिलेक्शन कराता है ना? ओके, स्टैटिक तो सब पढ़ के आते हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो सब पढ़ के आते हैं।
ठीक है, चलिए मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझाना भी है मुझे, पहले देख लो फिर समझाता हूं। मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी द बैंकिंग सिस्टम कैन क्रिएट फॉर एवरी यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। देखो देखो मनी मल्टीप्लायर क्या है, मान लो आपको पता होगा कि जो मनी आती है इकोनॉमी में, जो मनी आती है इकोनॉमी में, उसका अल्टीमेट सोर्स दो ही है, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट 1 रुपए के नोट और सिक्के जो हैं उनको गवर्नमेंट इशू करता है और बाकी सब सेंट्रल बैंक इशू करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अगर पैसा, नया पैसा मार्केट में इंसर्ट हो रहा है, कैसे भी इंसर्ट हो रहा है, फॉरेन लोन से हो रहा है, चाहे वो आपके प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से हो रहा है, चाहे वो आपके बॉन्ड्स इशू करके हो रहा है, कैसे भी, न्यू एनी 1 रुपी, एनी 1 रुपी जो नया बैंकिंग सिस्टम में हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंसर्ट करा जा रहा है बाय सेंट्रल बैंक, उस 1 रुपए से, उस 1 रुपए को यूज करके बैंक्स उसको कितने रुपए बना सकते हैं। अब एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। बैंक कैसे रुपए बनाते हैं भाई, हमारा पैसा है, हमने सेविंग्स अकाउंट में सबमिट कर दिया, हमने सेविंग्स अकाउंट में सबमिट कर दिया, क्या आपको लगता है हमारा 10,000 रुपए मान लो ने सबमिट करा सेविंग्स अकाउंट में, वो वहीं रहता है? नहीं, वहां नहीं रहता है। बैंक उनसे, उनके जरिए उनके पास क्या है, वो लोन बढ़ाता है आगे, फिर वो लोन बढ़ाता है फर्दर, तो मार्केट में फिर क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, फिर वो क्या से वेजेस आते हैं, वेजेस लोगों को मिलते हैं, लोगों को सैलरीज मिलती हैं, फिर वो सैलरीज वो दोबारा अपनी सबमिट करते हैं बैंक में। मतलब अगर बैंकिंग सिस्टम में 1 रुपए इंसर्ट किया जा रहा है तो इट हैज द पोटेंशियल कि बैंक उसको क्या करेगा, बताया मैंने, लोन्स देगा, कई जगह इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स में कर सकता है, फलाने फलाने जगह कर सकता है। बैंक के पास पोटेंशियल है कि वो उस 1 रुपए को बहुत ज्यादा रुपए बना सकता है, समझ रहे हो आप। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है कि 1 रुपए जो सेंट्रल बैंक ने इंसर्ट किया मार्केट में, उसका यूज करके सेंट्रल बैंक उसे कितने रुपए में बना सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, मनी मल्टीप्लायर। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। When individuals prefer to hold more cash, the money multiplier tends to decline due to reduced circulation of money. बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग कैश होल्ड करेंगे, बैंक में सबमिट ही नहीं करेंगे, तो बैंक कैसे उस पैसे को बढ़ाएगा, घुमाएगा, मनी मल्टीप्लायर नीचे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। In India, recent initiatives aimed at enhancing financial inclusion have played a role in increasing the money multiplier. बिल्कुल ठीक है यार। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि जनधन अकाउंट्स खुलना, जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलना, ये सब जो खुल रहे हैं आपके, आरआरबी प्रमोट करना, कोऑपरेटिव प्रमोट करना, जितना आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, बढ़ेगा, उससे ज्यादा क्या होगा, लोग और ज्यादा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, और ज्यादा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे तो क्या होगा, पैसा बैंकिंग सिस्टम में और आएगा, कैश से ज्यादा इधर आएगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ठीक है, आंसर इज 1 2 3। एक्सप्लेनेशन है पर मैंने आपको इससे ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप देख लेना जब आपके पास पीडीएफ आए। मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, ठीक है। Which of the following statements regarding recent developments in Indian capital market? ओके, कैपिटल मार्केट के बारे में देखो, हर क्षेत्र जो है हम लोग उसे छू रहे हैं। आपने देखा कितने शानदार तरीके से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इनको क्राफ्ट करा गया है, जिससे कि आपके एक एक सेक्टर, एक एक क्वेश्चन में एक सेक्टर की ज्यादातर इंफॉर्मेशन कवर हो जाए। ठीक है, कैपिटल मार्केट बारे में क्या बोल रहा है, एज ऑफ December 31 द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया स्टॉक मार्केट मोर देन डबल्ड कंपेयर टू FY20। ये डेटा एज इट इज दिया है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे सर, ये भी बोल सकते, कोई लोग बोल सकते हैं सर हम 2020 से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं, 23 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 15 से क्यों। अरे जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है हम उसी से करेंगे, हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई। ठीक है, दिया है लगभग 4.9 CR से आई गेस 9 CR के ऊपर जा चुका है, या 10 CR के ऊपर जा चुका है, एक बार चेक करेंगे अभी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। In 2024, India's contribution to global IPO listings declined by nearly 20%. अब देखो, मैंने कंटेंट बनाया है अपनी टीम के साथ, लेकिन मुझे भी नहीं याद है एग्जैक्टली कितना परसेंट ये डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है ना। हालांकि मुझे भी नहीं याद है कितने परसेंट एग्जैक्टली इंक्रीज हुआ है, आपको भी जरूरत नहीं है याद रखने की। अगर आपको यही केवल याद है कि डिक्लाइन नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आप समझ पा रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चंस कठिन नहीं है ना, क्वेश्चंस कठिन नहीं है। यूपीएससी कभी इकोनॉमिक सर्वे से पूछता है, बहुत रेयर एकदम कठिन पूछता है, आपको लगेगा देख के, जैसे ये देख के कठिन लग रहा होगा, बट नहीं, ये स्टेटमेंट आसान है। अगर आपको, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लगा लो यार, ग्लोबल आईपीओ लिस्टिंग्स इंक्रीज ही हुई है ना। अगर आप इतना
सोशल मीडिया पे देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, तो क्या है, ये तो 4.9 सीआर से 13.2 सीआर हो गया है, तो नॉट इवन 10 पे था, मैं 13, डबल हो गया, मोर देन डबल्ड। द राइज इज मेनली ड्यू टू ग्रेटर, ये तो ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंडिया शेयर इन ग्लोबल आईपीओ लिस्टिंग एक्चुअली इंक्रीज्ड टू 30%, मतलब अगर 100 आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं तो 30 इंडिया में हो रहे हैं ग्लोबली। ओके, up from 17% in 2023. Hence, statement 2 is not correct. Okay. Also, the number of IPOs in India rose by 32.1%. मतलब अगर इंडिया में 100 IPO हो रहे थे तो अब उससे 32.1% ज्यादा हो रहे हैं। बहुत बड़ी कैलकुलेशन बता दी ना मैंने, नहीं यार इजी, 32%, 100 का 32, ठीक है। ओके ठीक, ये डेटा है, आप देख सकते हैं। तो आंसर होगा ए, केवल एक ही सही है। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। एफडीआई के बारे में है, ग्रॉस एफडीआई, नेट एफडीआई। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में फर्क क्या होता है। ग्रॉस एफडीआई जो होते हैं बेटा और नेट एफडीआई जो होते हैं, देखो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं, अगर किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा आ रहे हैं तो वो एफडीआई है। ये भी बताया था रिवर्स पॉलिटी थ्रू इकोनॉमी में, है ना। सबको लगता है बस बाहर से पैसा आया तो एफडीआई है, नहीं नहीं, 10% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एफडीआई कहलाने के लिए, ठीक है। सपोज करो 100 करोड़ रुपए आया एफडीआई बाहर से, तो ये है ग्रॉस एफडीआई, ये है ग्रॉस एफडीआई, ठीक है। और फिर आप ये समझो करीब करीब 50 करोड़ रुपए इंडिया से गया भी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, या फिर जो एफडीआई आया था उसका प्रॉफिट्स बाहर गए, ठीक है, तो वो माइनस कर दी जाते हैं। इनको माइनस कर दो तो वो नेट एफडीआई कहलाते हैं, ठीक है, वो नेट एफडीआई कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि टैक्स प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में होता है ना कि यार एक्चुअली आखिरी में बच कितना रहा है, ठीक है, टैक्स वैक्स सब कुछ देने के बाद। तो एफडीआई ग्रॉस है जो आए, है ना, नेट क्या है जो आखिरी में बच रहे हैं सब कुछ घटाने के बाद जो गया भी वापस। ओके ठीक, क्वेश्चन देखो, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज ग्रू बाय ओवर 10% इन द फर्स्ट 8 months ऑफ FY25 compared to the same period in FY24, ठीक। The service sector attracted the highest FDI in the first half of FY25 with computer software and hardware ranking second. Okay, ठीक है। Net FDI into India stood at approximately USD 8.5 billion during the first 8 months of FY25, indicating strong investor कॉन्फिडेंस डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। मैं इस क्वेश्चन को टफ में रखूंगा बिकॉज इट्स एक्चुअली टफ क्वेश्चन। अगर आपने न्यूज़पेपर्स फॉलो करा है सही से और इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, या फिर आपने थिंक टैंक से पढ़ा है तो आप कर पाओगे, ठीक है। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बट अगर यहां देखो इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक, अभी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो ना तो भी ये तो देख लिया होगा कि इंडियन नहीं, केवल ग्लोबल ही नहीं, या फिर मैं कहूं कि ग्लोबल प्लस इंडियन, सारी मार्केट्स में खासकर इंडिया, अभी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चल रहा है। सितंबर से लगा लो, सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 20 लाख करोड़ रुपए इंडियन कैपिटल मार्केट से जा चुका है, निकल चुका है, ठीक है, निकल चुका है, ठीक है। तो यही आपको आंसर दिलाएगा, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग। यहीं पे आपकी आईब्रोज जो है वो खड़ी रहनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ, आपको आंसर मिल गया ए। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लो आंसर आप, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 17.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, ओके, कंपेयर टू द सेम पीरियड इन FY24, ठीक। सर्विस सेक्टर टॉप रेसिपिएंट है एफडीआई का, फॉलोड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देन ट्रेडिंग एंड देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ओके, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेट एफडीआई एक्चुअली डिक्लाइंड, है ना, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। FY24 में नेट एफडीआई 8.5 बिलियन था, FY25 में 0.8, माफ करना 0.48 बिलियन, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। द करेक्ट आंसर इज ए। क्या ए है आंसर? हाँ ए है। ओके ओके, ठीक है। Studies have shown that a 1% rise in global temperature can reduce global GDP by 12%, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है स्टेटमेंट। The United States, China and European Union and other G7 economies contribute over 50% of global global greenhouse gas emissions। बिल्कुल ठीक है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज डेटा दिया हुआ है। बट आपको लग रहा है क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? एब्सोल्युटली नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, देयर इज नो डाउट। तो क्या हो जाएगा भाई, बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1।
क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें नहीं है? आप एक्सप्लेनेशन में फर्दर यहाँ आगे पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको चैनल पे मिलेगी थिंक टैंक यूपीएससी और टेलीग्राम पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में आ गया, देखो हर एरिया कवर हो रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स grew at a trend of 38.8 between FY20 and 24। मैं थोड़ा क्रूएल हो गया, यूपीएससी एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है मेरे ट्रेंड रेट ऑफ मोर देन 30%, है ना, वो आस पास पूछता है ना, ठीक है। तो आप कह दोगे हाँ मैंने थोड़ा सा क्रुएल्टी दिखा दी और आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया, नो प्रॉब्लम, आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। जैसे मैं कहता हूं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट, ठीक है, ठीक स्टेटमेंट है ना। To encourage greater private sector participation, the government launched the National Monetization Pipeline in 2024। अब बेसिक्स भी जानते हो तो भी जानते हो 2021 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना। तो दूसरा गलत कर दो, पहला सही कर दो, ठीक है, दूसरा गलत कर दो, पहला सही कर दो, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। क्लियर? क्लियर, चलो। अच्छा, डिपेंडेंसी रेशियो, ये टर्म आया है इकोनॉमिक सर्वे में, न्यूज में था काफी। क्या होता है डिपेंडेंसी रेशियो? डिपेंडेंसी रेशियो होता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन माने जाते हैं, एंड एल्डरली 60+ ईयर्स जो कि काम नहीं कर सकते हैं, और डिपेंडेंट है किस पे? वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि बीच में है 15 से 59 साल। अब बोलना मत कि सर 18+ होती, नहीं, संविधान सही से पढ़ के आओ, है ना, ठीक। हजार्डस एक्टिविटीज में 18+ सही होता है। जो बेसिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनमें इन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है 15 से 18 साल के बच्चों को काम करने के लिए। आर्टिकल बता देना जो सुन रहे हैं, ठीक। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं सारा, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, कितना ड्रॉप आया है, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है, टोटल डिपेंडेंसी कितना है, उसमें एल्डरली डिपेंडेंसी का कितना सब रेशियो है, चिल्ड्रन डिपेंडेंसी का कितना सब पार्ट है, सब आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट एडवांसमेंट्स इन इंडिया डिजिटल एंड टेलीकॉम। अब देखो डिजिटल और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आ गया, हर सेक्टर कवर हो रहा है। By the end of October 2024, 5G services had been rolled out across all states and UTs, covering over 90% of total districts। बिल्कुल ठीक है, हर स्टेट और यूटी में है, ये दे रहा है इकोनॉमिक सर्वे, और कवरिंग 99% क्लेम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, ठीक है। अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर वॉज लेड इन ऑल ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री बाय, नहीं, ऑल में नहीं हुआ है ना, ऑल में नहीं हुआ है, थोड़ा ही बाकी है, डेटा देख लो, ठीक है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ये तो मैंने बता दिया आपको, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 2 का डेटा देख लो, करीब 2.64 लाख ग्राम पंचायत हैं और 2.14 में हुआ है अभी रोल आउट, ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए, वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ अ वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना यार, अगेन सेइंग, और सब्सक्राइब तो मतलब ऑब्वियसली बनता है ना। हम लोग अब फुल फ्लेश जाएंगे, प्रीलिम्स के बाद हम लोग फुल फ्लेश जाएंगे, कैसे? फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए इंडियन इकोनॉमी मैं हूं। ज्योग्राफी के लिए एक शानदार फैकल्टी हम लेकर आ रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करूंगा, ठीक है, ओके। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में है, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में है ना। With an installed annual production capacity exceeding 600 million tons. This is true, but India is not the largest. Largest is China. India is second largest. Okay, ठीक है। The per capita domestic consumption of cement in India is approximately 290 kg, which is significantly higher than the global average. यहीं पे खेला है, यहीं पे खेला है, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा ए, ओके। ना 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 ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थोड़ी ना है ना, आंसर होगा डी, ओके, ओके। क्यों होगा डी आंसर? यहाँ पे बी लिख गया है, अटा आंसर डी होगा, ओके। दोनों नॉट करेक्ट हैं, क्यों? बिकॉज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, बताया आपने, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की 639 है ना। प्रोडक्शन करीब करीब 427 मिलियन टन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया का 290 पर कैपिटा है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके, बट दिस इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 540 किलोग्राम्स। क्या हो, मैं जोन आउट हो गया एकदम से, आई एम सॉरी, 540 किलोग्राम्स पर कैपिटा, ठीक, ओके, ओके, चलिए।
आज का आखिरी सवाल, एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, ठीक है? पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है? रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिकॉर्डेड अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 15% बिटवीन FY15 and FY14. As per FY24, more than 99% of smartphones sold in India were manufactured within the country. ठीक है, बहुत ऑड लग रहा है ना, पर सच है ना? According to economic survey, I don't know. India commands a share of over 10% in the global electronics market, driven by rising foreign investments. नहीं, India commands only about 4% if I remember it correctly. 3 गलत हुआ, 1 and 2 is the correct answer. ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, हाँ, अराउंड 4% ग्लोबल शेयर है इंडिया का। ठीक है, ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मजा आया, बिल्कुल मजा आया। और जब प्री में बैठोगे और सोचोगे कि सर ने यहाँ पे क्या कराया था, तो और मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो अलविदा लेते हैं आपसे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पर चैनल सब्सक्राइब करो। और बहुत कुछ करा रखा है, एक बार जरा सारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। आई होप यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आई डोंट होप, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे हम लोग बहुत जल्द। सी यू, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड रॉक द प्रीलिम्स। टाटा।